खेतों से निकलेगा अब हवाई जहाज का ईंधन। भारत के किसानों के हाथ लगी कुबेर की चाबी। सुपर पावर अमेरिका ने टेके घुटने। भारत की शर्तों पर हुई अब तक की सबसे बड़ी फ्यूल डील। खाड़ी देशों का तेल साम्राज्य होगा खत्म। भारत ने अपने दम पर तैयार कर लिया ग्रीन ब्रह्मास्त्र। 80,000 टन का वो जादुई आंकड़ा जिससे हिल गई पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री। पेट्रोल डीजल का खेल हुआ पुराना, अब भारत की बायोलैब्स में लिखा जा रहा ऊर्जा का नया इतिहास। साल 2026 की शुरुआत होते ही भारत ने एक ऐसी बाजी पलट दी है जिसने दुनिया के बड़े बड़े एनर्जी टाइकून्स के होश उड़ा दिए हैं। अब तक हम और आप यही सुनते आए थे कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो ईंधन चाहिए वो या तो अरब के रेगिस्तानों से निकलता है या फिर अमेरिका की रिफाइनरियों से। लेकिन 28 जनवरी 2026 को एक ऐसी घटना घटी है जिसने इस पुरानी धारणा को जड़ से उखाड़ फेंका है। ये खबर सिर्फ एक डील नहीं है, बल्कि भारत के माथे पर लगा वो विजय तिलक है जो बताता है कि आने वाला समय किसका है। अमेरिका, जिसे अपनी टेक्नोलॉजी पर इतना गुमान था, वो आज भारत की चौखट पर खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके पास मशीनें तो हैं, लेकिन उस मशीन को चलाने वाला कच्चा सोना सिर्फ भारत के पास है। ये कहानी किसी हथियार की नहीं, बल्कि एक ऐसे लिक्विड गोल्ड की है जो आने वाले वक्त में डॉलर और यूरो से भी ज्यादा कीमती होने वाला है। दुनिया भर के रडार और सैटेलाइट्स देखते रह गए और भारत ने चुपचाप अपनी सरजमियों पर एक ऐसा कारखाना लगाने का ऐलान कर दिया जो हवा में उड़ते जहाजों की सांसें बनेगा। सोचिए, जब हमारे देश का किसान अपने खेत में फसल उगाएगा और उसी फसल से दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स और पैसेंजर प्लेन उड़ान भरेंगे, तो उस दिन भारत की इकोनॉमी किस रॉकेट की रफ्तार से भागेगी। अमेरिका की एक दिग्गज कंपनी और भारत की एक उभरती हुई ताकत के बीच हुए इस समझौते ने चीन की नींद हराम कर दी है और खाड़ी देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर भारत खुद अपना ईंधन बनाने लगा तो उनका तेल कौन खरीदेगा। आखिर क्या हुआ है 28 जनवरी को? क्या है वो तकनीक जो कचरे और फसल को हवाई जहाज के ईंधन में बदल रही है? और कैसे ये डील भारत को दुनिया का ग्रीन सुपर पावर बनाने जा रही है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए अब इस पूरी पहेली से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ है। 28 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जो भारत के एनर्जी सेक्टर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। इस दिन अमेरिका की जानी मानी टेक्नोलॉजी कंपनी हनीवेल और भारत की बायो एनर्जी दिग्गज ट्रूऑल्ट बायो एनर्जी के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। ये कोई छोटा मोटा एमओयू नहीं है, बल्कि एक फुल प्रूफ कमर्शियल डील है। इस डील के तहत भारत में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF का उत्पादन किया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि इसमें नया क्या है? नया ये है कि इस फ्यूल को बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है वो दुनिया की सबसे एडवांस इथेनॉल टू जेट टेक्नोलॉजी है। और आंकड़ा सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हर साल 80,000 मीट्रिक टन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत में हर साल 80,000 टन ऐसा ईंधन बनेगा जो पूरी तरह से ग्रीन होगा, स्वदेशी होगा और जिससे हमारे विमान उड़ेंगे। इस डील का सबसे बड़ा पहलू ये है कि इसमें अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी भारत लेकर आ रहा है। आज से 5 से 7 साल पहले का दौर याद कीजिए। हम अमेरिका के पीछे पीछे भागते थे कि भाई थोड़ी सी टेक्नोलॉजी हमें भी दे दो, लेकिन आज पासा पलट चुका है। आज अमेरिका खुद चलकर आया है क्योंकि उसे पता है कि भारत के बिना उसका गुजारा नहीं है। हनीवेल जानती है कि दुनिया में अगर कोई देश है जिसके पास बायोफ्यूल बनाने के लिए सबसे ज्यादा कच्चा माल यानी बायोमास मौजूद है तो वो भारत है। ये डील साबित करती है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं रहा जहां विदेशी कंपनियां अपना माल बेचकर चली जाती थीं, बल्कि अब भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है जहां दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और भारत का बेस्ट रिसोर्स मिलकर चमत्कार कर रहे हैं। अब जरा इस डील की स्ट्रेटेजिक अहमियत को समझिए। हनीवेल के सीनियर लीडर रंजीत कुलकर्णी ने जब इस डील पर साइन किए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी इथेनॉल टू जेट टेक्नोलॉजी भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। लेकिन उन्होंने जो नहीं कहा वो मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका को डर है। उसे डर है कि फ्यूचर की एनर्जी रेस में वो पिछड़ ना जाए। उसे पता है कि भारत के पास इथेनॉल का भंडार है। हमारे यहाँ गन्ने की खेती रिकॉर्ड तोड़ होती है। सरकार ने पहले ही पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का काम जोर शोर से शुरू कर दिया है। ऐसे में अमेरिका को लगा कि अगर अभी भारत के साथ हाथ नहीं मिलाया तो कोई और देश बाजी मार ले जाएगा।
ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी के एमडी विजय निरानी ने भी साफ कर दिया कि ये प्रोजेक्ट भारत को ग्लोबल SAF हब बनाने की दिशा में पहला कदम है। यानी हम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले समय में हम ये ग्रीन फ्यूल दुनिया को बेचेंगे भी। सोचिए उस नजारे की, जब भारत के बंदरगाहों से बड़े बड़े टैंकर भरकर ये फ्यूल यूरोप और अमेरिका जाएगा। जिस तरह आज हम तेल के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, कल दुनिया ग्रीन फ्यूल के लिए भारत पर निर्भर होगी। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हथियार है। जिसके पास एनर्जी है, उसी के पास पावर है, और भारत अब अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ने वाला। हम अपनी शर्तों पर दुनिया से डील कर रहे हैं, और ये 80,000 टन का प्लांट तो बस एक झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक एंगल ऐसा है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, और वो है हमारे देश का किसान। ये डील अगर किसी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, तो वो है हमारे अन्नदाता के लिए। अब तक किसान गन्ना मिलों के चक्कर काटता था कि उसकी फसल का दाम मिल जाए, लेकिन अब उसी गन्ने, उसी मक्का और उसी कृषि अवशेष की मांग आसमान छूने वाली है। जब 80,000 टन फ्यूल बनाने के लिए लाखों टन इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी, तो ये इथेनॉल आएगा कहां से? ये आएगा भारत के गांवों से। इंडस्ट्री सीधे किसानों से जुड़ेगी। जो फसल पहले कौड़ियों के भाव बिकती थी या जो पराली जला दी जाती थी, अब वो काला सोना बन जाएगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो बूम आएगा, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी ने साफ कहा है कि ये डील किसानों और इंडस्ट्री के बीच एक पुल का काम करेगी। यानी अमेरिका की हाई-फाई टेक्नोलॉजी और भारत के किसान की मेहनत, जब ये दोनों मिलेंगे तो डॉलर बरसेंगे। ये प्रधानमंत्री के उस विजन को भी पूरा करता है जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी। अब किसान सिर्फ पेट भरने वाला अनाज नहीं, बल्कि दुनिया चलाने वाला ईंधन भी पैदा करेगा। ये भारत के लिए एक सामाजिक क्रांति भी है। जब गांव मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा, और इस डील ने साबित कर दिया है कि भारत की असली ताकत उसके गांवों में ही बसती है। लेकिन दोस्तों, ठहरिए, इस डील की परतों को थोड़ा और गहराई से खुरचना होगा, क्योंकि जो दिखता है खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। 80,000 टन का ये आंकड़ा तो सिर्फ ट्रेलर है। असली फिल्म तो कार्बन क्रेडिट के उस बाजार में चल रही है जहां भारत ने अब अपनी बादशाहत कायम करने की तैयारी कर ली है। आपको याद होगा कि कैसे पश्चिमी देश, चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका, हमेशा भारत पर उंगली उठाते थे कि भारत प्रदूषण फैला रहा है, भारत कोयला जला रहा है। ये वही देश थे जो सदियों तक खुद कोयला जलाकर अमीर बने, और जब हमारी बारी आई तो हमें पर्यावरण का पाठ पढ़ाने लगे। लेकिन 28 जनवरी 2026 की इस डील ने उन सभी आलोचकों के मुंह पर ताला जड़ दिया है। भारत ने हनीवेल के साथ हाथ मिलाकर दुनिया को बता दिया है कि हम ग्रीन एनर्जी की भीख नहीं मांगेंगे, हम उसे बनाएंगे, और इतना बनाएंगे कि कल को तुम्हें हमसे खरीदना पड़ेगा। यह इथेनॉल टू जेट ETJ प्रोजेक्ट भारत के लिए एक ऐसा डिप्लोमेटिक हथियार बन गया है जिसका काट किसी के पास नहीं है। जब 2027 या 2028 में क्लाइमेट समिट होगी, तो भारत सीना तान कर कहेगा कि हमारे विमान हमारे किसानों के उगाए हुए ईंधन से उड़ते हैं। उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश, जो अभी भी सिर्फ बातें कर रहे हैं, भारत की तरफ रश्क भरी निगाहों से देखेंगे। अब जरा इस तकनीक के जादू को थोड़ा और बारीकी से समझिए, ताकि आप अपने दोस्तों को भी बता सकें कि आखिर यह चमत्कार होता कैसे है। हनीवेल की यह टेक्नोलॉजी कोई साधारण मिक्सर ग्राइंडर नहीं है। ये असल में मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। सोचिए, एक तरफ गन्ना या मक्का है जिससे एथेनॉल अल्कोहल निकला। ये एथेनॉल मूल रूप से एक साधारण केमिकल है, लेकिन हनीवेल की मशीनरी इसे डिहाइड्रेशन, ओलिगोमेराइजेशन और हाइड्रोजनेशन जैसी बेहद जटिल प्रक्रियाओं से गुजारती है। आसान भाषा में कहें तो यह मशीन एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है, उन्हें निचोड़ती है, और फिर उन्हें एक ऐसी चेन में पिरो देती है जो बिल्कुल जेट फ्यूल जैसी होती है। मजे की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो ऊर्जा लगती है, वह भी काफी हद तक रिन्यूएबल हो सकती है। परिणाम, एक ऐसा ईंधन जिसमें सल्फर नहीं है, जिसमें एरोमेटिक्स कम हैं, और जो जलने पर काले धुएं के गुब्बार नहीं छोड़ता। यह इंजन को भी साफ रखता है, जिससे हवाई जहाज की सर्विसिंग का खर्चा बचता है। यानी आम के आम, गुठलियों के दाम। एयरलाइंस खुश क्योंकि मेंटेनेंस बच गया, सरकार खुश क्योंकि प्रदूषण कम हो गया, और किसान खुश क्योंकि उसकी जेब भर गई। यह है वह विन 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 सिचुएशन जिसे हासिल करने में दुनिया के कई देश फेल हो गए, लेकिन भारत ने कर दिखाया। अब चलिए उस मोर्चे पर जहां असली गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है, यानी खाड़ी देश और ओपेक। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इनका नाम क्यों ले रहा हूं।
वजह है, पिछले 50 सालों से दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाबी इनके पास थी। अगर ये देश छींक भी देते थे तो पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ जाते थे और भारत जैसे देशों का बजट बिगड़ जाता था। हमारा शेयर बाजार गिर जाता था, हमारी सब्जियों के दाम बढ़ जाते थे। क्यों? क्योंकि हम तेल के लिए इन पर निर्भर थे। लेकिन इस बायोफ्यूल क्रांति ने उस निर्भरता की जंजीर पर हथौड़ा मार दिया है। जब भारत अपने ही घर में 80,000 टन, फिर 1 लाख टन और फिर 5 लाख टन एविएशन फ्यूल बनाएगा तो हमें अरब देशों के टैंकरों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये ओपेक की मोनोपोली पर सीधा प्रहार है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे भारत और ब्राजील जैसे देश बायोफ्यूल में आगे बढ़ेंगे, कच्चे तेल की मांग में ऐतिहासिक गिरावट आएगी और जिस दिन कच्चे तेल की मांग घटी, उस दिन उन देशों की हेकड़ी अपने आप ढीली हो जाएगी जो तेल को हथियार बनाकर दुनिया को डराते थे। भारत ने बिना एक गोली चलाए, बिना कोई युद्ध लड़े एक ऐसा आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक किया है जिसका दर्द इन तेल उत्पादक देशों को आने वाले दशकों तक महसूस होगा। और दोस्तों, इस तस्वीर में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन का हाल देखना तो और भी दिलचस्प है। पाकिस्तान, जो आज दाने दाने को मोहताज है, वो इस तरह की हाईटेक डील के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। वहां आज भी पुरानी तकनीकों से गुजारा हो रहा है, जबकि उसका पड़ोसी भारत अमेरिका की टॉप कंपनियों के साथ बैठकर भविष्य लिख रहा है। ये अंतर है विजन का। वहीं दूसरी तरफ चीन है। चीन की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसके पास भारत जितनी उपजाऊ जमीन और बायोमास नहीं है। चीन दुनिया की फैक्ट्री हो सकता है, लेकिन उसके पास इतना कृषि कचरा या एथेनॉल उत्पादन क्षमता नहीं है जितनी भारत के पास है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है। हमारे पास गन्ने का अंबार है, हमारे पास चावल की भूसी है, हमारे पास मक्के के खेत हैं। यही कचरा अब चीन के लिए जलन का कारण बन रहा है। चीन जानता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो वो बना लेगा, लेकिन हवाई जहाज इलेक्ट्रिक नहीं हो सकते। हवाई जहाज के लिए लिक्विड फ्यूल ही चाहिए और उस रेस में भारत अपनी कुदरती ताकत, कृषि की वजह से चीन से मीलों आगे निकल गया है। इसे कहते हैं कुदरत का इंसाफ। जो जमीन हमें अनाज देती है, वही अब हमें आसमान की बादशाहत भी दे रही है। अब जरा इस डील के रोजगार विस्फोट वाले पहलू पर नजर डालते हैं, क्योंकि यह सीधे तौर पर हमारे युवाओं से जुड़ा है। जब हम कहते हैं कि 80,000 टन का प्लांट लगेगा, तो इसका मतलब सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है। इसका मतलब है हजारों ट्रकों का नेटवर्क जो एथेनॉल को गांव से फैक्ट्री तक लाएगा। इसका मतलब है विशालकाय स्टोरेज टैंकों का निर्माण। इसका मतलब है पाइपलाइनों का जाल। इसका मतलब है नई तरह की रिफाइनरियों का सेटअप। इन सब को बनाने के लिए, चलाने के लिए और मेंटेन करने के लिए लाखों लोगों की जरूरत होगी। सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, लॉजिस्टिक्स मैनेजर, ट्रक ड्राइवर, लैब टेक्नीशियन, हर तरह की स्किल के लिए नौकरियां पैदा होंगी। यह डील टियर 2 और टियर 3 शहरों, छोटे शहरों में एक नई जान फूंक देगी। अभी तक सारी बड़ी कंपनियां बेंगलुरु, मुंबई या गुरुग्राम भागती थीं, लेकिन बायोफ्यूल प्लांट वहां लगेंगे जहां खेती होती है, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में। सोचिए, आपके कस्बे में एक हाईटेक अमेरिकन टेक्नोलॉजी वाला प्लांट लग रहा है। वहां की जमीन के दाम बढ़ेंगे, वहां सड़कें बनेंगी, वहां बिजली आएगी। यह विकेंद्रीकृत विकास का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और मोदी सरकार ने इस डील के जरिए उस आत्मा को हाईटेक पंख लगा दिए हैं। लेकिन सावधान, रास्ता कांटों भरा भी हो सकता है। भारत में ऐसे प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए कई बार विदेशी ताकतें और लॉबी सक्रिय हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि कैसे कई बार पर्यावरण के नाम पर, तो कई बार मानवाधिकार के नाम पर भारत के बड़े प्रोजेक्ट्स को कोर्ट कचहरी में उलझा दिया जाता है। स्टरलाइट कॉपर प्लांट का उदाहरण हमारे सामने है। यह SAF प्रोजेक्ट भी उन ताकतों की आंखों में चुभ रहा होगा जो भारत को आत्मनिर्भर नहीं देखना चाहते। वे सवाल उठाएंगे, अरे इससे खाने के अनाज की कमी हो जाएगी, अरे इससे पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें इन भ्रामक प्रचारों से बचकर रहना होगा। सच्चाई यह है कि यह फ्यूल उसी सरप्लस अतिरिक्त एथेनॉल से बनेगा जो हमारी चीनी मिलों में एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, या फिर उस खराब अनाज से जो गोदामों में सड़ जाता है। यह फूड वर्सेस फ्यूल की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह वेस्ट टू वेल्थ का मिशन है। सरकार को और हमें जनता के तौर पर सतर्क रहना होगा कि कोई भी टूलकिट गैंग इस राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट में अड़ंगा न लगा पाए, क्योंकि यह सिर्फ एक कंपनी का मुनाफा नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। और सुरक्षा से याद आया एक बेहद गुप्त और महत्वपूर्ण पहलू, भारतीय वायुसेना IAF का रणनीतिक स्वायत्तता।
कल्पना कीजिए, युद्ध का माहौल है। दुश्मन ने हमारे सप्लाई रूट्स ब्लॉक कर दिए हैं। ऐसे में अगर हमारे पास अपना फ्यूल नहीं है तो हमारे राफेल, सुखोई और तेजस जैसे फाइटर जेट्स बेकार हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास देश के अंदर ही सैकड़ों बायोफ्यूल रिफाइनरियां फैली हुई हैं, तो दुश्मन किस किस को नष्ट करेगा? इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी नेटवर्क। यह हमारे डिफेंस प्लानर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। सेना पहले ही बायोफ्यूल के परीक्षण कर चुकी है। हमारे AN-32 ट्रांसपोर्ट विमानों ने बायोफ्यूल के साथ उड़ान भरी है। और अब जब हनीवेल जैसी परिपक्व टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे तेजस मार्क II और आने वाला AMC, 5th जनरेशन फाइटर पूरी तरह से भारतीय बायोफ्यूल के मिश्रण से उड़ान भरेंगे। एक पायलट के तौर पर सोचिए, जब वो कॉकपिट में बैठेगा तो उसे पता होगा कि उसके इंजन में जो ताकत है वो किसी विदेशी टैंकर से नहीं, बल्कि उसके अपने देश की मिट्टी से आई है। यह जो आत्मविश्वास है वो युद्ध के मैदान में जीत और हार का अंतर तय करता है। हनीवेल की इस टेक्नोलॉजी की एक और खास बात है जो आपको जाननी चाहिए। ये प्लग एंड प्ले जैसी टेक्नोलॉजी है, मतलब इसे इंस्टॉल करना बहुत आसान है और ये बहुत तेजी से काम शुरू कर देती है। पारंपरिक रिफाइनरी बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन ये मॉड्यूलर प्लांट बहुत कम समय में तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें नतीजों के लिए 10 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द हम देखेंगे कि भारतीय एयरलाइंस, चाहे वो इंडिगो हो, टाटा की एयर इंडिया हो या स्पाइसजेट, ये सब इसी भारतीय SAF का इस्तेमाल करेंगी। इससे एक और फायदा होगा, टिकट के दाम। अभी हवाई टिकट का सबसे बड़ा हिस्सा फ्यूल की लागत होती है। जब फ्यूल घर में बनेगा तो जाहिर है वो सस्ता पड़ेगा और आम आदमी के लिए हवाई यात्रा सस्ती होगी। साथ ही यूरोप और अमेरिका ने नियम बना दिए हैं कि अगर आपकी फ्लाइट में ग्रीन फ्यूल नहीं है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। भारतीय एयरलाइंस इस टैक्स से बच जाएंगी क्योंकि उनके पास अपना खुद का ग्रीन फ्यूल होगा, यानी हर तरफ से फायदा ही फायदा। कम लागत, कम जोखिम और ज्यादा मुनाफा। यही वजह है कि इसे स्मार्ट डील कहा जा रहा है। ये सिर्फ हवा में उड़ने की बात नहीं है, ये जमीनी हकीकत को बदलने की बात है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। इस 80,000 टन की क्षमता को कम मत समझिएगा, ये तो बस शुरुआत है। प्लान ये है कि आने वाले सालों में ऐसे कई और प्लांट पूरे भारत में लगाए जाएंगे। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हम अपनी कुल फ्यूल खपत का एक बड़ा हिस्सा बायोफ्यूल से पूरा करें। और जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, लगता है ये लक्ष्य हम वक्त से पहले ही हासिल कर लेंगे। 2026 में हम 80,000 टन पर हैं। सोचिए, 2030 तक ये आंकड़ा लाखों टन में होगा। उस वक्त भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फ्यूल एक्सपोर्टर बन सकता है। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत जल्द हम एनर्जी एक्सपोर्ट करेंगे। ये न्यू इंडिया है जो अब दुनिया को राह दिखा रहा है। जो देश कल तक हमें प्रदूषण फैलाने वाला कहते थे, आज वो हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे विजन की तारीफ करते नहीं थक रहे। ये बदलाव रातों रात नहीं आया है, इसके पीछे एक मजबूत इच्छा शक्ति और सही नीति है। मेक इन इंडिया अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन चुका है। इस पूरी डील में एक और गहरा पहलू छिपा है सुरक्षा का। किसी भी देश की सुरक्षा सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों से नहीं होती, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी से होती है। मान लीजिए कल को कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाता है और समुद्र के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। अगर हम तेल के लिए पूरी तरह विदेशों पर निर्भर रहेंगे तो हमारे फाइटर जेट्स जमीन पर ही खड़े रह जाएंगे। लेकिन जब हमारे पास अपना खुद का ईंधन बनाने की क्षमता होगी तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, भारत की रफ्तार नहीं रुकेगी। हमारे वायुसेना के विमान, हमारे ट्रांसपोर्ट प्लेन सब बेरोक-टोक उड़ते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये डील सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने वाला एक रक्षा कवच है। इथेनॉल टू जेट टेक्नोलॉजी हमें वो रणनीतिक गहराई देती है जो बहुत कम देशों के पास है। अमेरिका ये बात अच्छे से जानता है, इसलिए वो भारत को अपने पाले में रखना चाहता है। वो जानता है कि एशिया में अगर चीन को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक तरह से अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या ये सफर इतना आसान होगा? चुनौतियां तो हैं, लेकिन भारत ने हमेशा चुनौतियों को अवसरों में बदला है। सबसे बड़ी चुनौती होगी सप्लाई चेन को बनाए रखना। किसानों से फैक्ट्री तक कच्चा माल सही समय पर पहुंचे, ये सुनिश्चित करना होगा। लेकिन जिस तरह से हमारा रोड नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स सुधर रहा है, ये मुमकिन लगता है। दूसरी बात, हमें और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है ताकि हम इस फ्यूल की क्वालिटी को और बेहतर बना सकें, और यहाँ भारतीय वैज्ञानिकों का दिमाग काम आएगा।
हमारे आईआईटी और रिसर्च लैब्स को भी इसमें शामिल होना चाहिए। हनीवेल की टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कल को हम अपनी खुद की स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित करें, ताकि हमें अमेरिका पर भी निर्भर न रहना पड़े। और जिस तरह से इसरो और डीआरडीओ काम कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे वैज्ञानिक बहुत जल्द इस क्षेत्र में भी कोई बड़ा धमाका करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये अमेरिका के साथ हुई डील हमारे लिए एक बड़ा लॉन्च पैड है। दोस्तों, बात सिर्फ हवाई जहाज उड़ने तक सीमित नहीं है। इसका असर आपकी और हमारी जिंदगी पर भी पड़ेगा। जब देश का पैसा देश में रहेगा, जब डॉलर बाहर नहीं जाएगा, तो रुपया मजबूत होगा। जब रुपया मजबूत होगा, तो महंगाई कम होगी।